गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। हालांकि जब ये वीडियो आपके पास जब अवेलेबल होगा तब तक मैं बता दूं कि मैंने पॉलिटी की जो पूरी सिलेबस है ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। मीन्स ऑफलाइन मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, पर ऑनलाइन जो आपको अवेलेबल हो रही है वो पूरी ख़त्म होने के बाद शॉर्ट एक एक घंटे के वीडियो को फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगी। हालांकि जब क्लास ली गई है तो क्लास लॉन्ग, लगभग एक क्लास 3.5 आवर 4.5 आवर ऑलमोस्ट इतना चला है। पर ऑनलाइन जो आपके पास अवेलेबल होगी वो काट कर 1 आवर के अप्रॉक्स आपके पास अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन पूरी क्लास को एक साथ अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो काफ़ी हेक्टिक या बोरिंग जैसा हो जाता है ऑनलाइन के फॉर्म में। इसलिए मैंने वीडियो जो रखी है काट काट के रखी है। और इंट्रोडक्शन देने का वीडियो का इस इंट्रोडक्शन का पर्पस ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ और कैसे आपको पढ़नी है, और इसमें मैंने कैसे आपको पढ़ाया है। ये सब बातें मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगा। बाकी डिटेल बातें तो मैंने जो पढ़ाया है वहाँ बीच बीच में हर जगह मेंशन है, बताया है मैंने। पहली बात मैं बता दूं कि मैं जो जिस लैंग्वेज को मैंने पढ़ाने में रखा है तो नोट्स के फॉर्म में या स्लाइड के फॉर्म में देखें तो मैंने कंप्लीट इंग्लिश रखी है, पर एक्सप्लेन करने में मैंने मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये इस पर्पस से क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम स्टेट का है तो मैक्सिमम स्टेट में मैक्सिमम बच्चे हैं, कुछ को छोड़कर, जो हिंदी समझ लेते हैं। खासकर जो गांव से जो बिलोंग करते हैं, जिनको या जो एफर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे को समझने में आसानी हो, इसको देखते हुए मैंने इसे एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश मिक्स में किया है। हालांकि मैं बता दूं कि मैंने जो पढ़ाई की है मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी है। मेरे लिए भी हिंदी में एक्सप्लेन करना बहुत सारे बातों को डिफ़िकल्ट हुई है। तो कोई नहीं, फिर भी मैंने जितना हो सका है अच्छे तरीके से, डिटेल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक तो ये कि मैंने इस लैंग्वेज को प्रीफर किया, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो मैंने चैप्टर जो पढ़ाया है तो आपको जैसे बुक में जो चैप्टर दी होती है कि एक चैप्टर नाम है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है, पर ये पॉलिटी जो है समझने के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता, ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ उस आधार पर, और जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है उसके आधार पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में, हर जगह से बिलोंग कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कैसे कहाँ क्या होती है। तो अगर मैंने एक चैप्टर को पढ़ाया है ना, तो नोट्स के फॉर्म में बता दूं या जो स्लाइड के फॉर्म में जो मेंशन है आपको, वो एक चैप्टर के लिए पूरी मैंने नोट्स के फॉर्म में मेंशन किया है। पर एक चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैंने डिफरेंट कई चैप्टरों को कवर किया है। जैसे उसमें कोई नाम भी आया, कोई डिटेल कुछ के बारे में आया, तो उसको मैंने डिटेल उसी समय मैंने खत्म कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब एक चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं तो इस चैप्टर पर फोकस करोगे, क्योंकि अगर मैं सारे चैप्टर को या डिफरेंट सब्जेक्ट को भी बोलूं, अगर उनको लिंक करके ना पढ़ाऊं तो फिर एक टीचर को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बुक में तो सेम चीज वैसे मेंशन है तो कोई भी पढ़ ले, तो टीचर की क्यों जरूरत है? टीचर की जरूरत है कि आप अच्छे तरीके से समझ सके, और अच्छे तरीके से आप तभी समझ सकोगे जब मैं सारे को आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका इंतजार आप नहीं करोगे कि वो चैप्टर जब आएगा तो ही मैं पढ़ूंगा। मैं क्लियरली बता दूं, मैंने अगर मेरा आप 1 घंटे का वीडियो अगर आप सुनते हो तो उसको आपको कवर करने के लिए 4 to 5 आवर आपको पढ़ना पड़ सकता है। जैसे कि एक चैप्टर सिंपल नाम मैं देता हूं, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटी की पहली चैप्टर है, उसे पढ़ा रहा हूं। तो उसे पढ़ाने में हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टरों की बात आती है, तो मैं वहां उसको जाकर मैंने कवर किया है। तो जब भले ही आप ये चैप्टर एक पढ़ रहे हो, पर जब मैंने उन हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव को भी कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हो, व्हाटएवर हो या मिडिवल हो,
ठीक है, या कोई फिजिक्स का मैटर या केमिस्ट्री का मैटर, व्हाट एवर। तो जब मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बुक में उस चैप्टर के बारे में जाओ, जो मैंने पढ़ाया वहां से आप पढ़ो। अब जब भी जाके पढ़ोगे तो जितनी बातें मैंने पढ़ाई है, अगर उसको ध्यान से पढ़ा, अगर रिटेन रखा, तो आप उस चैप्टर को इजीली वे में आप समझ सकते हो, समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हालांकि मैंने कोशिश की है डेप्थ में जाने की, पर कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं हर एक पॉइंट को वर्बली कवर ना कर पाऊं दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। जैसे जिस चैप्टर को मैंने नोट्स के फॉर्म में कवर किया है, उसे डिटेल तो मैं गया ही गया, इतना डिटेल मैं जा चुका हूं कि उतना डिफरेंट बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगी, उस चैप्टर पर्सपेक्टिव से बोलूं। पर जिसको मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो उसको माइट भी मैंने पूरी जितनी बुक है उससे बियॉन्ड नहीं गया, ठीक है, पर आपको बुक में जाकर पढ़नी है और आपको समझकर उसको याद करना है, ठीक है। तो ऐसे, तो इसलिए मैंने बोला ना कि आप अगर सर्च कर देखोगे ना, तो सर्च करके कुछ चैप्टर का नाम ही आएगा, पर ऐसा लगेगा कि एक चैप्टर को रहते हुए बड़े में जब आप सुनोगे ना अगर, तो लगेगा कि बहुत सारे चैप्टर खत्म हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि आपको उतनी मेहनत करनी है साथ में। और इस एग्जाम को, जो एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूं सिविल सर्विसेज के लिए, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्ट फंडा नहीं होता या कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है कि कोई किसी को 1 मंथ का कोर्स करा दे और यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। नथिंग हैपेंस लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, मैं आपको क्लियरली बता दूं। इस एग्जाम की छोड़ दो, यहां तक कि कोई ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी बात कर दूं ना, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी को 1 महीने का क्रैश कोर्स करवा दिया जाए और वो क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करते हैं तो आप खुद समझ लो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप पहले से डेप्थ में नहीं गए हो, पढ़े नहीं हो, तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब मैंने यहां पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है कि प्रीलिम्स को ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई जाती है तो प्रीलिम्स के लिए अभी पढ़ेंगे, मेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे और वो क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बीच बीच में हर चीज को मैंने डिस्कस किया है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, एक तो ये सब चीज, तो सारी चीज को मैंने कवर की है। अब खुद पढ़ोगे, जब सुनोगे, देखोगे, तो आपको खुद ये पता चल जाएगा। देख, तो ये कोई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैं किसी चैप्टर को बहुत डिटेल में गया, बहुत डेप्थ में गया, तो क्यों डेप्थ में गया, मैं सब चीज दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे लिखना है। जब ध्यान से वाकई में सुनोगे, क्वेश्चन देखोगे मतलब मैं सब दिखाऊंगा सामने, तो आपको लगेगा कि इतना भले ही डेप्थ में पढ़ाया है, पर ये इतना डेप्थ, ये भी फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ है, इतना हमें जानना है। क्योंकि जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, ऑफिसर के लिए, क्लास ए ऑफिसर, IAS, IPS, IFS और व्हाटएवर जितने सारे सर्विसेज उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो उस एग्जाम के लिए बच्चों के पास उतनी कैलिबर होनी चाहिए, क्योंकि उस ढंग से वहां आपको परफॉर्म करनी है, वहां काम करनी है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे आप कितने बच्चे सोचे हैं कि बहुत डिटेल टफ है, ये बकवास पढ़ा रहे, इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा अगर सोचोगे तो ऐसे क्वालिफाई होने से रहा नहीं हो सकते। जो फैक्ट है, जो फैक्ट बात है। अब कितना घंटा पढ़ना है, ये सब वो बीच बीच में मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ये समझ गए कैसे पढ़ना, की लैंग्वेज में क्यों कवर किया और कितनी आपको मेहनत करनी है, ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूं उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना, एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये, ठीक। दूसरी बात, इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, व्हाटएवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे, उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं बच्चों के लिए, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा
तो मैंने जिस टाइप की जो आपको क्वालिटी दी है, आपको ये देने की कोशिश की है, तो आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा होगा या जिन्होंने भी पढ़ा होगा, आप कंपेयर कर लेंगे, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ, बेस्ट तो कोई भी हो सकते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है, पर उनका टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब टाइम की कमी हो जाती है कि वो 2.5 घंटे या 3.5 घंटे का होता है एक क्लास मतलब पर डे का क्लास। तो 9 महीने 10 महीने 11 महीने में सिलेबस खत्म करते हैं, तो कैसे खत्म कर पाएंगे? मैं भी रह चुका हूँ वहां से, मुझे पता है, पर मेरे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाई है। तो मैं बता रहा था उन बच्चों को, फंड बच्चों के लिए। देखिए, आप कितने लोगों ने मुझे बोला कि आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, आप फंड रेज नहीं कर सकते ऑनलाइन के जरिए। ट्रू, चलो कोई मान लिया भी जाए, पर जिनको ये खुद रियलाइज होगा वो खुद देंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। और कि कोई ऐसा मेरे पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि जब तक आप लिंक को पेमेंट नहीं करोगे आप आगे देख नहीं सकते। आराम से सबके लिए ओपन है, सब लोग देख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देने की जब इच्छा हुई, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग, या मुझे ये काम करूंगा। जैसे आम लोगों की तरह सबकी होती है कि एक अफसर बनकर बढ़िया से एक अच्छी तरीके से लाइफ गुजारनी है। मैंने भी लगभग जब आप लोग की उम्र में था तो ऐसे ही सोचा था, पर कब लाइफ में क्या चेंज हो जाती है पता नहीं होता, और कब हो जाता है। तो ऐसे जिनको खुद लगेगा, अगर ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने और जीसस ने जब मुझे ये अपने आप में मन में ये करने के लिए लाया भावना, तो सामने वाले के मन में खुद आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। एक बात और बता दूं, जो चैनल हो गई या यूट्यूब की चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके बारे में डिटेल, वो मैं चैप्टर जब खत्म होगा, चैप्टर खत्म मतलब इस टॉपिक को या इस हर क्लास के खत्म होने के बाद मैं उसको दिखा दूंगा। और अभी जो वीडियो अभी अवेलेबल होगी इंट्रोडक्शन वाली, लगभग ऑलमोस्ट हर क्लास में मुझे ये डालना पड़ेगा, फिर बाद में ऐसा होगा कि मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तो एक तो ये जो भी पेमेंट का ऑप्शन है वो स्क्रीन पर ये यूपीआई आईडी या जो भी आपका हो बार कोड, वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको, या फिर भी ना करे तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर, आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूं? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूं ना, मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूं कि मैं जो कर रहा हूं उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहिगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या 1-2 दिन के लिए, तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट, आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा कि आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें भी मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है, कि सिर्फ अफसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो कहते हैं डिफरेंस होता है विद्वान, गुणवान एंड बुद्धिमान। तो किताबें पढ़ के आप विद्वान बन सकते हो, ठीक है,
पर गुण के लिए सिर्फ किताबों से गुण नहीं आता, पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको विद्या नहीं है पर गुण है, जिसको ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। और बुद्धिमान तो दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, चालाक होना। तो मेरा पर्पस है कि मैं अपने बच्चों को विद्वान के साथ साथ बुद्धिमान और जो ज्ञानवान बोलते हैं वो बनाऊं, ठीक है। ज्ञानवान और क्या बोला, बुद्धिमान की बात नहीं करूंगा, एक तो विद्वान की बात कर रहा हूं, ज्ञानवान और गुणवान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो सब क्या चीजें होती है डिटेल वहां डिस्कस होगा। तो अभी तक मैंने बताया क्या क्या, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, बाकी अब धीरे धीरे अब चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। आप आंसर करोगे, अभी का ये होगा मैप आपका, ये मैप, इस मैप के अनुसार ये आंध्रा का बॉर्डर कितने के साथ शेयर होता है, आंध्रा का देखो आप, उड़ीसा के साथ, ऊपर छत्तीसगढ़ के साथ, खुद तेलंगाना के साथ, तेलंगाना के बाद जो हो जाएगा आपका कर्नाटका के साथ, कर्नाटका हो गया, कर्नाटका के नीचे हो गया तमिलनाडु के साथ। अभी भी है 5 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर है, 5 स्टेट। तो कहने का मतलब पहले ये कंप्लीट था, तो इसका बॉर्डर किसके साथ, महाराष्ट्र के साथ भी जा रहा था, लेकिन अब ये बीच में आ गया तेलंगाना। तो 5 स्टेट के साथ अभी भी, और कर्नाटका का जैसे 5 स्टेट था, तो 5 स्टेट कितना बजाएगा, देखिए कितने स्टेट हो जाएगा, कर्नाटका का, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला एंड छोटा सा चुंटू सा गोवा, गोवा भी तो है ना। तो 6 स्टेट के साथ कर्नाटका का हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के अनुसार अभी होगा तो कर्नाटका का सबसे ज्यादा मेजर स्टेट के साथ उसका बाउंड्री जो है शेयर होता है। और उस 2007 का क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कर्नाटका एंड आंध्रा, तो ये देखें ईच ऑफ कर्नाटका एंड ईच ऑफ आंध्रा एंड कर्नाटका हो जाएगा। अब है एक और क्वेश्चन, देखो ये है क्वेश्चन कब का है 2005 का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बॉर्डर उत्तर प्रदेश, यूपी के साथ कौन कौन से बॉर्डर करते हैं, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, झारखंड बॉर्डर करता है, राजस्थान बॉर्डर करता है, क्या पंजाब बॉर्डर करता है, क्या छत्तीसगढ़ बॉर्डर करता है, ठीक है। तो ये पंजाब के साथ बॉर्डर करेगा, और हिमाचल के साथ मैंने बताया ना कि थोड़ा सा देखो हिमाचल के साथ बॉर्डर हुआ, पंजाब का लोकेशन किधर है, वो पाकिस्तान की ओर, वहाँ बॉर्डर नहीं है। छत्तीसगढ़ के साथ तो महाराष्ट्र एमपी छत्तीसगढ़ के साथ है ही। तो अब मैप में चलो, बार बार मैप में जा रहा हूँ मैं, तो देखो यूपी का बॉर्डर, तो इससे अच्छा मैप कोई और है, देखो यूपी का बॉर्डर थोड़ा सा हिमाचल के साथ जाता है, वहां ये पंजाब, यहाँ पंजाब के साथ कोई बॉर्डर का लिंक नहीं है, तो बाकी राजस्थान के साथ है, एमपी के साथ है, छत्तीसगढ़ के साथ है। तो ये अब देखिए इस बॉर्डर में हल्का सा बॉर्डर हिमाचल के साथ तो मर्ज है, लेकिन हिमाचल वाली क्वेश्चन ही नहीं आई थी, हिमाचल ऑप्शन में था ही नहीं, ऑप्शन में क्या था, पंजाब के लिए था। पंजाब किधर है, यहाँ देखिए हरियाणा बीच में है, यहाँ यूपी है इधर, तो पंजाब के साथ इसका बॉर्डर कोई मर्ज होता ही नहीं है। तो ये रहा जी। अब है नेक्स्ट देखते हैं, अब आता है एक और क्वेश्चन है थोड़ा, नहीं ये हो गया। अब आते हैं आर्टिकल 1। अब यहां से शुरू होता है मेन आपका थोड़ा अजीब सा बैकग्राउंड आ रहा है ना यहां से शुरू होता है आर्टिकल 1। तो ये यूनियन एंड टेरिटरी कौन से पार्ट में शुरू हुआ, ही आर्टिकल 1 से, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है, इसमें का डिस्कशन होगा 1 to 4 एंड पार्ट 1 में कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में आर्टिकल 1 to 4 यूनियन एंड टेरिटरी को डिस्क्राइब करता है, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। और इससे रिलेटेड जो शेड्यूल कौन सा होगा, शेड्यूल 1, जिसमें डिफरेंट टेरिटरी को बताया गया है ना, टेरिटरी और टेरिटरी से रिलेटेड एक्ट है, इसका लोकेशन एक्सटेंट क्या होगा,
तो एग्जैक्ट शेड्यूल 1 में एक्सटेंट को नहीं कहा गया कि यूपी और बिहार एमपी कहाँ तक होंगे, पर इस एक्ट के अनुसार एमपी के जो एक्ट होगा, यूपी का एक्ट होगा, उसके अनुसार जो भी उसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट हो वो होगा यूपी का एक्सटेंट या एमपी का एक्सटेंट। तो शेड्यूल 1 में ये बताया गया है। लेकिन अगर को पूछा जाए कि शेड्यूल 1 में स्पेसिफिकली यूनियन की इट्स मतलब स्टेट का कहो, यूनियन टेरिटरी का, इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, ये सबको या इसके बारे में बताया गया है, डिस्कशन किया गया है शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 2 क्या था? शेड्यूल 2 क्या था? ये सैलरी अलाउंस, इससे रिलेटेड जो मैटर था शेड्यूल 2 में, किसका किसका? प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, आप कह सकते हो स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, वो सब। शेड्यूल 3 क्या था? ओथ एंड अफर्मेशन, एमपी का, डिफरेंट एमपी का इलेक्शन से पहले, एमएलए का, ये सब का ओथ एंड अफर्मेशन, सीएजी का, सुप्रीम कोर्ट के जजेज का थर्ड ओथ एंड अफर्मेशन। शेड्यूल 4 क्या है? राज्यसभा में डिफरेंट स्टेट को क्या कितने सीटें मिलेगी, शेड्यूल 4 है। शेड्यूल 5 क्या है? शेड्यूल 5 है शेड्यूल ट्राइब्स से एंड शेड्यूल एरिया से रिलेटेड जो आर्टिकल जो मैटर है, शेड्यूल 5। शेड्यूल 6 क्या है? जो ट्राइबल एरिया से रिलेटेड उनका मैटर है, तो वो है शेड्यूल 6। 7 क्या है? स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, उसमें डिवीजन। 8 क्या है? डिफरेंट लैंग्वेज के बारे में जो मेंशन है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया में जितने हैं वो बताया है मैंने, तो उसके बारे में है। एंड 9 क्या है? तो 9 शेड्यूल 9 में डिफरेंट एक्ट को, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड एक्ट है उसको इंक्लूड किया गया है शेड्यूल 9 में। 10 एंटी डिफेक्शन लॉ, एमएलए के लिए, एमपी के लिए डिफेक्शन लॉ जो है। 11 क्या है? पंचायत से रिलेटेड जो आर्टिकल 243G एंड म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड जो पंचायत की 29 सब्जेक्ट जो 11 शेड्यूल में है, एंड पंचायत और म्यूनसिपालिटी की जो 18 सब्जेक्ट है 243W किसमें है? 12 शेड्यूल में। तब ऐसे लफ्जों पर होना चाहिए, शेड्यूल बता दिया। फिर आर्टिकल 1 का बता क्या दिया, पहले बता चुका हूं और जानना है, मैंने सिर्फ सुपरफिशियल व्यू दिया। अब है आर्टिकल 1, देखें तो अब चलते हैं आर्टिकल 1 के बारे में डिस्कशन। आर्टिकल 1 में आपका जो आर्टिकल 1 जो शुरू होगा, इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। देखिए तो यहां ध्यान दे, थोड़ा इंग्लिश की बात है, ये यूनियन ऑफ स्टेट है, एन यूनियन ऑफ स्टेट नहीं है। कहोगे यू से शुरू होता है, AEIOU, तो यूनियन हो रहा है, तो यूनियन को ए से बोला जा गया है, ए आगे जो प्रीफिक्स लगा ए लगा, एन नहीं लगा। तो क्यों? इंग्लिश अगर कहीं पढ़ा है, कहीं ग्रामर पढ़ा है, तो प्रोनाउंसिएशन के आधार पर, तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है उसके आधार पर ए एन भी लगता है। ऑनर, HONOUR, ऑनर, एन ऑनर होता है, ए ऑनर नहीं होता है, होता है एच से शुरू होने के बावजूद भी। ऐसे यूनियन, यू, तो ऐसे है आपका ए। बस इतना अभी मैंने बोला है, बाकी इंग्लिश ग्रामर वो सब अगर मैं उसमें घुसता चला जाऊं तो फिर रह गया, मैं कोई चैप्टर ही खत्म ना हो पाए। तो मैं इसलिए बोला कि ये कितने लोग ऐसे लिख दिया, ध्यान ही नहीं देंगे एग्जाम में लिखने के बाद, तो उसमें ए यूनियन एन यूनियन थोड़ा दिमाग लगाएंगे, या ऐसे लिख दिया, या लफ्जों पर कुछ भी हो तो चला लिख दिया, लेकिन ए यूनियन ध्यान दो। अब चलते हैं पार्ट 1 क्या है और डिफरेंट आर्टिकल के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखें पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंने बताया, आर्टिकल 1 to 4 का डिस्कशन होगा, जिसमें यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो अब आर्टिकल 1 को में क्या मैटर है, मैं बिल्कुल जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है मैंने उसको यहाँ रखा है, ज़्यादा हेर फेर छेड़छाड़ नहीं की है। कहीं कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज हो तो मैंने उसका सिंपल फॉर्म में रखा है बस, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल में जो मेंशन है वो बिल्कुल। तो आर्टिकल 1 मेंशन करता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब इंडिया को हिंदी में भारत भी बोलते हैं, दोनों वर्डिंग को रखा गया, इंडिया दैट इज भारत। ये क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब राज्यों का एक संघ होगा। हिंदी में जाओगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, मैं बता रहा हूँ। फेडरेशन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, इंडियन फेडरेशन, ऐसे 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 चर्चा होगा, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, चुपचाप जैसे है थोड़ा मेमोराइज कर लेना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत इसमें नहीं है। वर्डिंग में कैसे कैसे रखा गया
दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इससे नहीं आने वाला, नहीं आएगा, ये भी बात है। लेकिन हाँ, इतना जान जाने को बात है कि आर्टिकल 1 में ऐसे मेंशन है, समथिंग लाइक दैट। कंफ्यूजन जहां होगा मैं आगे बताऊंगा। अब देखें, एंड सेकंड पॉइंट कहता है कि स्टेट्स एंड टेरिटरीज। तो आर्टिकल 1 मेंशन करता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, एंड दूसरा स्टेट एंड टेरिटरीज एज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में जो जो स्टेट्स एंड टेरिटरी का स्पेसिफाई किया हुआ है वो होगा इंडिया, और इंडिया का क्या होगा, स्टेट का एक यूनियन होगा, संघ होगा। एंड सी थर्ड पॉइंट है टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये जो टेरिटरी की बात करेंगे, इंडिया के जो टेरिटरी में कौन कौन से आएंगे, टेरिटरीज ऑफ इंडिया कंप्राइजेज, इंक्लूड करता है, सम्मिलित करता है, एक तो टेरिटरीज ऑफ स्टेट, राज्यों का जो क्षेत्र है, राज्य मतलब जो स्टेट है, जो जानते हो, यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड, महाराष्ट्र, केरला, आंध्रा, जो भी व्हाटएवर, तेलंगाना। एंड यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी जानते हो, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दमन दीव हो गया, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली। तो ये सब आपका यूनियन टेरिटरी हो गया। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी। सी कहता है कि सच अदर टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, मतलब भारत सरकार के द्वारा कभी भी एक्वायर किया जाएगा, वो भी टेरिटरी इंडिया का टेरिटरी के पार्ट कहलाएंगे। अब देखिए, ये जब रखा गया, ऐसा क्यों रखा गया, सच अदर टेरिटरीज एक आर्टिकल में क्यों मेंशन किया गया, क्योंकि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947, तो और रिपब्लिक फॉर 1950, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को हो गया था, पता है ना, जो आपको प्रियम्बल में एक डेट है 26 नवंबर 1949, पर कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स हुआ 26 जैन 1950 से, 1950 से ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरा तैयार हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट तैयार होने से पहले बहुत सारे जो स्टेट थे, जो इंडिया में तो मर्ज हो चुके थे, प्रिंसली स्टेट और जो भी टेरिटरी हो गए, ठीक है, कुछ इंडिया में, कुछ पाकिस्तान में, कुछ टेरिटरी जैसे थे जो इंडिया के जोग्राफिकल एरिया में, जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर थे, लेकिन इंडिया के पार्ट ना होके वो दूसरे कंट्री के, जैसे फ्रेंच के थे, पोर्तुगीज के थे, ऐसे टेरिटरी थे, या कुछ ऐसे टेरिटरी थे जिस पर फिर भी उसमें भी कोई दूसरी प्रिंसली स्टेट ऐसे रूल कर रही थी। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया, इनको मन में हमेशा रहा कि उनको उन लोगों को भी अपने में मिलाना है, हमारे बाउंड्री के, हमारे मतलब लैंड के अंदर बीच में एक दूसरा कोई फॉरेन का टेरिटरी कब्जा कैप्चर किए हुए हैं, कब्जा जमाए हुए हैं, उसको तो हमें अपने में मिलाना ही मिलाना है। तो चलो भाई एक ऐसा प्रोविजन डाल कर रखते हैं कि जब बाद में मर्ज करें तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा अमेंडमेंट, चेंज, ये सब का झमेला ना पड़े, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा कुछ ना ऐसा हो। तो एक प्रोविजन जोड़कर रख दिया गया ताकि हम कोई और को भी ले सके। किसको लेने का इरादा था, ये तो पहले से लोगों को पता था कि किसको लेना है, जो हमारे बाउंड्री के अंदर वाले जो टेरिटरी जो कोई और रूल कर रहे हैं, कोई और ऑक्युपाई कर रखे हैं। तो एक तो ये हुआ, ठीक। अब देखो, इंडिया दैट इज भारत, इसके बारे में कहा जाता है कि इंडिया का जो है, कितने लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहते थे कि भारत नाम होना चाहिए, कितने लोग कहते थे कि इंडिया नाम होना चाहिए। तो हम लोग बचपन में जानते हैं इंडिया को हिंदी में बोलते हैं भारत, तो ठीक है भाई, दोनों को रखते हैं, इंडिया दैट इज भारत, इसलिए ये वर्डिंग इस्तेमाल, ये सेंटेंस इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 1। अब देखें, अब थोड़ा इसको इलाबोरेट किया जाए। आर्टिकल 1 जो है मेंशन दैट मेंशन क्या करता है कि इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ अ स्टेट रेदर देन ए फेडरेशन ऑफ अ स्टेट। देखो, घुमा फिरा के जो बातें मैं बता दूं, एक तो यूनियन ऑफ अ स्टेट है, फेडरेशन ऑफ अ स्टेट नहीं है। फेडरेशन ऑफ अ स्टेट यूएसए के लिए है, ठीक है। तो इंडिया में फेडरेशन क्या है वहां कि डिफरेंट स्टेट जो है ना, एक आपस में क्या हुआ, एक हुआ एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट होकर वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पार्ट बने, कि हम सब मिलके एक स्टेट बनाएंगे, एक कंट्री बनाएंगे, उसका नाम से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होगा। तो आपस में एग्रीमेंट होकर, ठीक है, यहाँ के स्टेट जो आपस इंडिया में जो मर्ज हुए, इंडिया के पार्ट बने, तो स्टेट के डिफरेंट स्टेट के साथ या उनके जो रूलर हुए
या उनको हेड हुआ स्टेट का हेड, उनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। आपको मर्ज होना है इंडिया में तो होना है, कोई एग्रीमेंट पेपर पर ऐसे वर्किंग नहीं हुई, लेकिन उनका पेपर पर वर्क हुआ है, एग्रीमेंट होकर वो यूएसए के पार्ट बने हैं। दूसरी बात, उनका मर्जर हुआ है तो एग्रीमेंट में ये भी हुआ है कि हमारा जो बाउंड्री है, जो स्टेट हम तुमसे मिल रहे हैं ना, इस बाउंड्री को कभी चेंज नहीं करोगे। चेंज करना भी कभी रहा तो जब तक हम खुद अपना स्टेट ना बोले तब तक मर्ज नहीं कर, मतलब बाउंड्री बदलोगे नहीं। तो दूसरे स्टेट के साथ जोड़ना है या हमारा एरिया को किसी और को देना है या किसी और के एरिया को हमारे एरिया में जोड़ना है स्टेट में, तो सेंटर अपने मन से नहीं करेगा, हमारा परमिशन चाहिए। ठीक है, इंडिया में ऐसा कोई एग्रीमेंट स्टेट के साथ नहीं हुआ। जैसे कि महाराजा हरि सिंह के साथ जो एग्रीमेंट हुआ ना, एग्रीमेंट उस टाइप का एग्रीमेंट जो हुआ, तो उसमें इसके लिए उस एग्रीमेंट कहीं ना कहीं साइन हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोलते हैं, वो टीटी को हो वाटेवर एग्रीमेंट को हो साइन हुआ, तो कहीं ना कहीं उस एग्रीमेंट के जरिए स्पेशल प्रोविजन 360 मिला ना जम्मू कश्मीर को। तो ऐसे डिफरेंट स्टेट के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ और डिफरेंट स्टेट को ऐसे स्पेशल प्रोविजन नहीं दिए गए। वो स्पेशल प्रोविजन फॉर डिफरेंट स्टेट 371 A B C D E F G H मैं पढ़ाऊंगा बाद में, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये जो बहुत ज़्यादा स्पेशल जो जम्मू कश्मीर को दिया गया और स्टेट को नहीं मिले क्योंकि कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं ऐसा। यूएससी वाले में स्टेट का एग्रीमेंट हुआ तो स्टेट की ऑटोनॉमी को मेंटेन रखा गया कि भाई इसको बाउंड्री को कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, आपका जो बाउंड्री वैसे रहेगा, लेकिन आप हमारे साथ मर्ज करके एक कंट्री के रूप में रहोगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये हुआ, अपने यहाँ वैसे नहीं हुआ। अपने वहाँ ऐसे एग्रीमेंट नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर चाहे तो किसी स्टेट को बाउंड्री को अपनी मर्जी से यूनिलैटरली बिना स्टेट की परमिशन से स्टेट को तोड़ भी सकती है। ठीक है, स्टेट की बाउंड्री, स्टेट के कुछ एरिया किसी और को दे सकती है, एक स्टेट को 2 स्टेट में बना दे, 3 स्टेट में बना दे, इसका बाउंड्री किसी और को दे दे, किसी और का बाउंड्री इसके साथ जोड़ दे, इसके एरिया को जोड़ के एक यूनियन टेरिटरी बना दे, ऐसा कर सकते बिना स्टेट के परमिशन के। तो ये हुआ इंडिया के साथ। तो यूनियन ऑफ स्टेट है इसलिए ऐसा है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है। लेकिन इंडिया को इंडियन फेडरेशन बोला गया है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है, लेकिन नाम क्या है, इंडियन फेडरेशन। वर्डिंग इस्तेमाल हुआ है बाद में, मैं बता रहा हूँ, तो वर्डिंग में उतना नहीं घूमना है, ये इसलिए ऐसा बोला जा रहा है यूएसए से कंपेयर करके। दूसरी बात, एक तो जो आर्टिकल में कंट्री का नाम हो गया मेंशन, अब टाइप्स ऑफ पॉलिटी की बात कहा जा रहा है। तो यहाँ राज पद्धति की, राज व्यवस्था की क्या करते, राजनीति के क्या व्यवस्था या राज पद्धति क्या है, पॉलिटी क्या है। तो पॉलिटी कहने का मतलब सेंटर, मतलब से एक तरफ सेंटर होगा, स्टेट होगा, टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी होगा। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हो कि सिर्फ एक सेंटर की बात नहीं कहेगी, एक स्टेट का बात कहा गया, यूनियन टेरिटरी का बात कहेगा, तो ये पॉलिटी को रिप्रेजेंट करता है। समझ गए, पॉलिटी को कहने का मतलब कि यहाँ कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को यहाँ रिप्रेजेंट नहीं किया कि सेंटर को अपना पावर, स्टेट को पावर, लेकिन ये कहा कि एक सेंटर भी होगा, एक यूनियन टेरिटरी होगा, एक स्टेट्स होंगे, इस बात को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए कहा गया कि टाइप ऑफ पॉलिटी को रिप्रेजेंट किया और स्टेट के कंट्री के नाम को रिप्रेजेंट किया। ये 2 प्रोविजन ये है। ये भारत और इंडिया क्यों रखा गया ये मैंने बता दिया, कुछ लोगों ने किस इंडिया के लिए बोला, कुछ लोगों ने भारत के लिए बोला। और भीमराव अंबेडकर के बारे में इन्होंने क्या कहा कि यूनियन ऑफ स्टेट हैज बीन प्रीफर्ड टू द फेडरेशन ऑफ स्टेट फॉर 2 रीजन। तो वो सेम बात घुमा फिरा कर कि जो मैंने बोला कि कोई एग्रीमेंट होकर नहीं बना है और स्टेट्स को यहाँ देखें, एक तो तोड़ फोड़ सकते हैं, वो तो अलग बात है, स्टेट को तोड़ फोड़ कौन कर सकता है, छोटा बड़ा कौन कर सकता है, सेंटर। दूसरी बात, स्टेट को ये राइट नहीं है कि ये अलग हो जाए, स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द फेडरेशन। एक तो फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं, लेकिन फिर भी नाम यूज हुआ है फेडरेशन, इंडियन फेडरेशन। स्टेट को ये हक नहीं है कि इंडिया से वो अलग हो जाए, अलग होने की मांग करे कि हम अलग होना चाहते हैं या अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बन के रहना चाहते हैं या सिर्फ स्टेट बन के हम अलग रहना चाहते हैं, ये किसी को अधिकार नहीं है। अब इंडिया में आ गए हो तो इंडिया से बाहर नहीं जा सकते, ये कहने का मतलब हुआ। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब ये हुआ, इस चीज को ही यहाँ डिस्क्राइब किया गया है।
तो बार बार जैसे कि नागालैंड का स्टार्टिंग में क्या है कि जब स्टेट टूट नहीं मिला था तो उनकी डिमांड होती थी, वहाँ एक मीजो, नागालैंड में MIZHO मीजो एक लीडर कह सकते हो, तो नेशनल नागा काउंसिल ऐसे था पार्टी, उसकी डिमांड होती थी कि नागालैंड को एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया जाए। पंजाब में कैसे खालिस्तानी डिमांड, पंजाब को अलग इंडिपेंडेंट किया जाए, इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में हम रहेंगे। पहले साउथ में भी ऐसी डिमांड होती थी, तो क्या वहाँ एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, देखो वी आर यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है और किसी भी स्टेट को ये राइट नहीं है कि अलग हो जाए, अलग होने का किसी को राइट नहीं है। तो ये अब कोर्ट में मैटर जाएगी, कोर्ट में कोई स्टेट गया अपना पिटीशन लेके हमें इंडिया के साथ नहीं रहना है, हमें इंडिया में सेटिस्फैक्शन नहीं है, कुछ राइट नहीं है, कुछ फैसिलिटी नहीं मिलती है, कुछ ग्रांट्स नहीं मिलता है, कोई इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं है, सोशली हम लोग बैकवर्ड हैं, एजुकेशन हेल्थ नहीं है, हम इंडिया से सेपरेट होना चाहते हैं। तो सेंटर क्या आर्गूमेंट देगी, आर्टिकल 1 में मेंशन है कि यूनियन ऑफ स्टेट हो और राइट नहीं है आपको सेसिड होने का, आपको रहना है इंडिया में। तो इसके तहत हम इनको इंडिपेंडेंट अलग नहीं कर सकते, ये है कहने का मतलब। खैर ये ऐसा बना कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा आर्टिकल रख इसलिए दिया गया कि बाद में कहीं ना कहीं स्टेट अलग होने की कोशिश न करे, अगर करेंगे तो इंडिया धीरे धीरे ऐसा टूट जाएगा। तो कितना मुश्किल से एक इंडिया को, मतलब एक इंडिया एक कंट्री के फॉर्म में एक यूनाइटेड एक पहचान बनी है, और फिर से ऐसे ऐसे तोड़ कर ऐसे होगा, फिर दूसरे लोग आएंगे फिर इंडिया पर रूल करेंगे, और ये हाल इंडिया का और खराब होता जाएगा। तो ये देखते हुए, और पता ही था कि लोग कैसे कैसे हैं इंडिया में, कैसे डिमांड कर रहे हैं, लोग डिफरेंट स्टेट का डिमांड कर रहे हैं, तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट का डिमांड कर रहे हैं, तो ऐसे एक दिन हो सकता है कि डिफरेंट कंट्री का डिमांड करने लग जाए। तो ऐसा कुछ मजबूत प्रोविजन रख दो कि सेपरेट हो ना सके, अलग हो ना सके, मतलब कहने का मतलब। तो ये रहा यहाँ तक। अब देखें, अब है घुमा फिरा के आगे बात है, द फेडरेशन इज ए यूनियन बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल। तो फेडरेशन जो है हमारा, इंडियन फेडरेशन एक यूनियन है, इसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, पूरे को मतलब इंडिया को डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, इनडिस्ट्रक्टिबल है, विध्वंस नहीं किया जा सकता, अविध्वंसनीय है कहने का मतलब, जिसको विध्वंस नहीं किया जा सकता। अंदर स्टेट को तोड़ा जा सकता है लेकिन होल कंट्री को नहीं। ये सब घुमा फिरा कर ये सब बातें लिखी है। अभी कितने स्टेट हैं ये, कितने यूनियन टेरिटरी है ये, और तो अभी जो नए यूनियन टेरिटरी का जो फॉर्मेशन हुआ, तो जम्मू एंड कश्मीर को कैसे 2019 में एक एक्ट लाकर लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर एंड दमन एंड दीव को, जो दो अलग यूनियन टेरिटरी थे, एक थे दादर एंड नागर हवेली एंड दूसरा दमन एंड दीव, दोनों को मर्ज करके दोनों को अब एक यूनियन टेरिटरी में कर दिया गया। तो ये है, ये मेंशन किया है। दूसरा मैंने मेंशन किया है जम्मू एंड कश्मीर, दादर नगर हवेली के बारे में, और यूनियन ऑफ टेरिटरी ऑफ लद्दाख के बारे में। तो जो बातें मैंने बोली है वो यहाँ लिखा हुआ है लैंग्वेज के फॉर्म में। अब देखो, अब कहते हैं कि दमन एंड दीव अलग यूनियन टेरिटरी था और दादर नगर हवेली, दोनों को मर्ज क्यों किया गया? गवर्नमेंट ने अपना एक्सप्लेनेशन क्या दिया ये मर्ज करने का मेरा रीजन क्या है कि दोनों में कल्चरली बहुत सेम है, लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, जोग्राफिकली नियर बाई है, और इनका एडमिनिस्ट्रेशन करते तो बहुत सारे कॉमन ऑफिसर हैं, सिविल ऑफिसर या पुलिस लेवल के जो ऑफिसर है, हायर ऑफिसर, जो दोनों यूनियन टेरिटरी को देखते हैं, ठीक है, एडमिनिस्टर करते हैं। तो वहां भी ऑफिस खुला हुआ है, दमन में भी, दमन दीव में भी, दादर नगर हवेली में। तो एक बार वहां भी उनको जाना पड़ता है, यहाँ भी जाना पड़ता है वही ऑफिसर को। तो आधा दिन वहां काम करते हैं, आधा दिन यहाँ काम करते हैं, मतलब आधा मतलब वीक में आधा वहां काम करते हैं यहाँ, और उनको आने जाने में भी दिक्कत। फिर उसके अलावा ऑफिस भी दो जगह, मैन पावर ग्रुप, नीचे वाला जो मैन पावर ग्रुप CD वाले यहाँ भी रहे हैं, वहाँ भी हैं, दो इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इससे क्या होगा कि हमारा एक रिसोर्सेज वेस्टेज हो रहा है। तो क्यों ना हम दोनों का लैंग्वेज एक ही है, पोर्तुगीज रूल कर चुके थे, कल्चरली सेम है, क्या कहो सोशली दोनों वहाँ के लोगों का भी एक तरह से स्टैंडर्ड वैसे ही है, रहन सहन जो कह सकते हो, कल्चर जिसको बोलते हैं, संस्कृति सभ्यता एक ही है। तो इसलिए मर्ज करते हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा बेटर तरीके से होगा। एक जगह रह आदमी काम करेंगे, जो ऑफिसर हैं
इनको यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 2 बिल्डिंगों की जरूरत नहीं होगी, और एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा इकोनॉमिकली ज़्यादा एफिशिएंट रहेंगे दोनों टेरिटरी एक साथ रहेंगे तो। क्योंकि अगर कभी उसको उस एरिया को पैसे कमी है तो यहाँ ज़्यादा अगर रेवेन्यू जनरेट होता है, इस पैसे को वहाँ, वहाँ के पैसे को यहाँ, तो इकोनॉमिकली ज़्यादा साउंड रहेंगे, मतलब बेटर पोजीशन में रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बेटर रहेगा, और ओवरऑल टेरिटरी का डेवलपमेंट ज़्यादा मैन पावर वेस्टेज ज़्यादा नहीं होगी, रिसोर्सेज वेस्टेज नहीं होगा, तो टेरिटरी के लिए, इंडिया के लिए बेटर होगा। तो ये बेसिस एक्सप्लेनेशन देकर मर्ज किया गया। ठीक है, अब है जम्मू एंड कश्मीर को अलग क्यों किया गया। ये कहा गया कि जम्मू जो है, अब मैं थोड़ा मैप में दिखा दूं, कहीं मैप है तो दिखाता हूं, देखो देखो बाद में मैप है मेरे पास, मैं थोड़ा बाद का ही मैप दिखा दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखो ये मैप दिखाता हूं, ये मैप ध्यान से थोड़ा देखोगे, ये है लद्दाख वाला रीजन, ये है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ये जो मैंने बताया था कि गिलगित बल्तिस्तान पीओके और पाकिस्तान ऑक्युपाइड है, यहाँ अक्सर चीन, थोड़ा चाइना का ऑक्यूपेशन है। अब ये है पूरा लद्दाख वाला रीजन, ये जम्मू एंड कश्मीर। तो रीजन दिया गया क्या कि ये लद्दाख में देखो आपका कारगिल है, कारगिल, लेह लद्दाख इधर हो गया, कारगिल हो गया, और जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर इधर, ये भी पीओके ऑक्युपाई है। यहाँ से बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होते रहता है, पाकिस्तान से लोग आते हैं, टेररिस्ट आते हैं। तो ये रीजन क्या दिया गया कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को देखते हुए, और चूंकि यहाँ क्या कहते हैं कि बोल सकते इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, मतलब पार्टिकुलरली कश्मीर वाला इलाके में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खराब है। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी उतना स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं इसको बेटर एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, लॉ ऑर्डर ज़्यादा मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी को ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए, बॉर्डर पर ज़्यादा निगरानी के लिए हम इसको 2 पार्ट में अलग अलग बांट रहे हैं, 2 यूनियन टेरिटरी में। क्योंकि सेंट्रल टेरिटरी में रहेगा, यूनियन टेरिटरी में बांटकर सेंटर का डायरेक्ट कंट्रोल रहेगा, तो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस डायरेक्टली यहाँ रहेंगे, मतलब हम कह सकते हो कि आप तैनात कर सकते हैं, आप यहाँ रख सकते हैं, तो सिक्योरिटी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी, इसलिए हम इसको 2 टेरिटरी में हम डिवाइड कर रहे हैं। ये एक्सप्लेनेशन देकर इसको 2 टेरिटरी में डिवाइड किया, क्योंकि पत्थरबाजी, स्टोन पेल्टिंग बहुत ज़्यादा उसमें चलती भी थी। दूसरे साथ हमेशा यहाँ मतलब कह सकते हो कि आतंकवादी हमले, ये यहाँ से घुस रहे हैं, वहाँ से घुस रहे हैं, कभी इतने पुलिस वाले की गाड़ी उड़ा दी, वो तो अभी भी चल रहा है। तो उसमें कंपेयर टू गवर्नमेंट का जो एक्सप्लेनेशन है, मुझे भी पता उतना नहीं है, क्योंकि मैं भी वहाँ नहीं गया और यहाँ के दोस्तों से मेरी कम्युनिकेशन नहीं हुई कि क्या वाकई में ये यूनियन टेरिटरी में बना देने से या डिवाइड कर देने से
क्या वहाँ का ग्रोथ ज़्यादा हुआ, डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ, सिक्योरिटी ज़्यादा स्ट्रांग हुई, क्या अब उतने हमले नहीं होते? क्योंकि पेपर में तो अक्सर आता ही रहता है, पहले भी आते थे, अभी भी आते हैं। तो एग्जैक्ट मेरे पास डेटा नहीं कि पहले और अभी के कंपेयर में जो हमले हो रहे कम है ज़्यादा है, तो इस मैटर में मैं कुछ बोलूँगा नहीं। तो जो एक्सप्लेनेशन गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था, वो एक्सप्लेनेशन देकर इसको दो भाग में बांट दिया गया था कि इसको हम इसकी सिक्योरिटी को ज़्यादा स्ट्रांग करेंगे हम। तो सेंटर का डायरेक्ट कंट्रोल होगा तो कहीं ना कहीं पीस ज़्यादा मेंटेन रहेगी, पीस, सिक्योरिटी, हार्मोनी। तो इसलिए इस बेसिस पर इसको दो डिवाइड किया गया। अब देखो, मैप रखने का पर्पस ये था कि बेटर वे में आप जान सको। देखो छोटा सा ही हमारा जम्मू एंड कश्मीर अब रह गया, बाकी ये तो पीओके ही ऑक्युपाई है, ऊपर वाला पीओके का ही ऑक्युपाई है। हम लद्दाख को बोल रहे थे कि ये पूरा एरिया लद्दाख का है, लेकिन वाकई में देखो चाइना, पीओके, ये जो थोड़ा जो बचा वो लद्दाख का है। यहाँ आता है कारगिल, ये आता है लेह और श्रीनगर, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान का मुजफ्फराबाद जो कहलाता है, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, यह है लाइन ऑफ कंट्रोल। ऐसे सियाचिन ग्लेशियर जो ऊपर काफ़ी यहाँ हमारी आर्मी यहाँ पोस्टिंग होती है। सियाचिन ग्लेशियर काफ़ी ठंड जगह होता है, कभी आप न्यूज में देखते हो या मोबाइल में देखते हो कैसे ग्लेशियर में, सियाचिन ग्लेशियर पर कैसे आर्मी के जवान वहाँ ड्यूटी करते हैं, कैसे कपड़े पहने रहते हैं, पूरी बर्फ जमी हुई रहती है। तो ये रहा सियाचिन ग्लेशियर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ एलएसी, एलओसी। एलओसी हुआ पाकिस्तान के साथ, ये हुआ एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हमारा हुआ चाइना के साथ। ये आप बाद में सिक्योरिटी कभी पढ़ाया जाएगा तो उसमें आप पढ़ोगे ये सब, बाकी देख लोगे। इंडस रिवर कहाँ से ऐसे ऐसे क्रॉस करते हुए कैसे कैसे जाता है। जो रिवर की मैं बात कर रहा था उसमें तो एक रवि रिवर, और ये देखो झेलम रिवर जो मैं बता रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री के काम करती है, मतलब एक तरह से नेचुरल बाउंड्री। तो ये है आपका झेलम, यहाँ देखो रवि इधर से जाता है। इंडस की जो इंडस उसकी ट्राइब्यूटरी रिवर हो गई झेलम, चेनाब और रवि, सतलज, ब्यास, ऐसे ऐसे आएगा। तो ये कैसे चेनाब, बाद में आप देखोगे कि चेनाब में दोनों झेलम आके मिलती है, रवि आके मिलता है, वो सब ज्योग्राफी का पार्ट है। तो मैंने यहाँ आपको बेटर अंडरस्टैंड के लिए मैप यहाँ रख दिया था। तो वो हुआ जम्मू एंड कश्मीर क्यों डिवाइड किया गया और लद्दाख क्यों बनाया गया, वो उसकी बात है। तो अब चलते हैं स्टार्टिंग, शुरू में। देखो एक चीज मैंने बता दिया, इसके बारे में मैं रीड नहीं करूंगा। अब ये है आपका, मैंने बताया था क्या कि सारे स्टेट की जो कैपिटल है वो कैपिटल तो पता रहना ही चाहिए। थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं, जितने स्टेट है सबका कैपिटल पता रहना चाहिए। अब मुझे तो पता है ही यार, इसमें तो सबका कैपिटल ये रखने का ये पर्पस है। सिर्फ कैपिटल से मतलब नहीं है। ये देखो कौन सा स्टेट कब, इसका फाउंडेशन कब हुआ, एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। किस स्टेट का, अभी यहां पढ़ोगे तो हो सकता है मेमोराइज रट्टा मारने वाली होगी, लेकिन बाद में मैं अभी बताऊंगा तो फिर ये चार्ट पे मैं वापस आऊंगा। मैं बता दे रहा हूं, इस चार्ट पे मैं वापस आऊंगा और इस चार्ट के बारे में बताऊंगा कि देखो कि कौन से स्टेट का फॉर्मेशन कब हुआ, आपको याद हो जानी चाहिए ईयर वाइज। तो अभी मैं इस पर नहीं जा रहा हूं, देखिए अभी इससे क्या कोशिश करना इतना पड़ी कि कॉमन ईयर में, जैसे कि 1950 में कौन कौन से स्टेट का फॉर्मेशन हो चुका था। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे स्टेट एग्जिस्टेंस में नहीं थे, तो या तो वो और स्टेट के साथ बड़े थे या तो एरिया उनकी छोटी थी या बड़ी थी, बाद में टूटा, ऐसे ऐसे रहा। तो अभी तक के लिए ये इतना, अभी मैं कुछ बोलूंगा नहीं इसमें, क्योंकि मैं जितना इसमें बताऊंगा ना, याद करने का ट्रिक दूंगा ना, तो रट्टा मारने वाली बात हो जाएगी। जब मैं डिफरेंट स्टेट का फॉर्मेशन बता दूंगा, कब फॉर्म हुआ, कैसे हुआ, तो दोबारा जब मैं इस पे आऊंगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे याद करना है। अभी एटलीस्ट ये जान लो आप, ईयर वाइज इतना याद कर लेना कि कौन से ईयर में, कॉमन ईयर में कितने कितने स्टेट बने थे। जैसे कॉमन ईयर 2-3 कॉमन ईयर आएगा, 1950 1950, 1956 1956, फिर आपका आएगा आपका 1972
1987। तो ये जो चार जो है कॉमन जो आएगा कि यहां तक कौन कौन सा स्टेट का फॉर्मेशन हो चुका था। तो जो 56, 87 बताया और 50 बताया, और 2000 तो चलो ये तो बाद का, 2000 तो सबको पता है। 2000 में जैसे झारखंड का डिवीजन हुआ, उत्तराखंड का डिवीजन, यूपी का डिवीजन हुआ, उत्तराखंड यूपी, झारखंड, बिहार का डिवीजन हुआ, बिहार झारखंड, एंड छत्तीसगढ़ का डिवीजन हुआ। 2014 तेलंगाना वाला बीच में आ जाता है। देखो 66 थोड़ा सा कुछ आ गया, 71 थोड़ा कुछ आ गया, मेजर 56, 72, 87, 50 ये मेजर में रहेगा। तो इतना कम से कम 14 2000 तो जब पता ही है, इतना कम से कम मेजर वाला अभी ध्यान में रखो। बाकी इसको याद कैसे करना है अभी ध्यान में रखोगे तो भी भूल जाओगे। मैं बाद में ट्रिक टाइप का थोड़ा बताऊंगा जब स्टेट पढ़ाऊंगा कैसे फॉर्मेशन हुआ डिफरेंट स्टेट का, तो वापस मैं यहाँ आऊंगा। ये अभी के लिए कि भाई कैपिटल तो पक्का रहना है आपको याद। अब इसमें कुछ अच्छी बातें दिखा दूं। देखो हिमाचल प्रदेश, कोई है जो हो सकता है बहुत सारे लोगों को कुछ पता ना हो, कुछ पता नहीं कुछ बातें। जैसे हिमाचल प्रदेश का 2 कैपिटल है, शिमला है एंड धर्मशाला। तो चूंकि शिमला में ठंड के दिन में काफी ठंड रहेगी, तो उनको उस समय अगर सेशन चलाना है इस पर असेंबली में, तो उतनी ठंड में कैसे जाएंगे हमारे नेताजी, तो क्या करना है, कहाँ उस समय चलेगी, तो उसके लिए दूसरा जगह धर्मशाला को चुना गया। धर्मशाला हो गया विंटर का कैपिटल एंड शिमला हो गया समर का कैपिटल। ठीक है, अभी फिर ऐसे देखो उत्तराखंड के लिए अब है देखो उत्तराखंड का कैपिटल। उत्तराखंड का 2 कैपिटल है, एक तो देहरादून, एक गैरसैंण। तो देहरादून हो गया विंटर कैपिटल और गैरसैंण हो गया आपका समर कैपिटल। तो गैरसैंण को एक बोला जाता है भराड़ी सेन भी बोला जाता है, गैरसैंण भराड़ी सेन। गैरसैंण एक क्या है कि तालुका है, हाँ तहसील है, सॉरी तहसील है। भराड़ी सेन एक जगह है, वो गैरसैंण तहसील में आती है। तो कहीं भराड़ी सेन भी लिखा रहेगा, कहीं गैरसैंण भी लिखा रहेगा। अब देखो ऐसा 2 कैपिटल इसका रखने का पर्पस क्या है। ठंड गर्मी तो बात है ही कि जैसे कि विंटर में क्या है कि गैरसैंण जो है यहाँ बहुत ज्यादा, अब देखो उत्तराखंड गढ़वाल और कुमाऊं 2 रीजन में ऐसे बेसिकली सुपरफिशियल देखा जाए, गढ़वाल और कुमाऊं। गढ़वाल हिली एरिया है, पहाड़ी इलाका। कुमाऊं जो है कंपेयर टू प्लेन एरिया। तो गढ़वाल में जो है नेपाली रहते हैं, ट्राइबल पीपल रहते हैं, वो रेस के कहलाएंगे उस रेस के। और यहाँ जो है प्लेन वाले में जो हिंदू जो हो गए ऐसे, मतलब राजपूत ब्राह्मण ऐसे, बस इतना जानो ये लोग रहते हैं। अब है जो गढ़वाल वाले जो पहाड़ी इलाके वाले हैं, इनके कंपेयर में पिछड़े हैं, एजुकेशनली में, इकोनॉमिकली वाइज, गवर्नमेंट जॉब में उनका है, या आप कह सकते हो पॉलिटिकली भी वीक है, या उनको रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं ऐसे कह सकते हो आप। एक तो है एरिया में पीछे है। तो इस नजर से देखते हुए कि भाई 2 जगह कैपिटल रहेगा, तो इसको ये कैपिटल तो इधर रिसेंटली 2020 में बनाया गया, 2020 में ही गैरसैंण को, भराड़ी सेन कहो कि वहां भी कैपिटल रहेगा, तो वहां के एरिया पर ध्यान ज्यादा रहेगा। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ देहरादून में बैठे रहेंगे, उधर पर हमारा ध्यान नहीं। सारे ऑफिसर को वहां जाना है, सारे नेताजी को वहां जाना है, क्या चल रहा है उस एरिया के बारे में ध्यान ज्यादा रहेगा, फोकस ज्यादा रहेगा, तो डेवलपमेंट ज्यादा होगा। और इस एरिया के लोग भी खुश रहेंगे भाई कि हमारे एरिया पर भी ध्यान दिया जा रहा है, यहाँ भी लोग आते जाते हैं। तो रीजनल हार्मोनी मेंटेन रहेगी, नाराजगी नहीं रहेगी पहाड़ियों की, भाई हम पर कोई ध्यान ही नहीं देता। ये बेसिस को देखते हुए एक इनका कैपिटल ये बनाया गया। अब है पहाड़ वाला ऊपर वाला रीजन है, अगर एल्टीट्यूड वाइज देखा जाए, एल्टीट्यूड मतलब अगर देखो नॉर्थ और साउथ में देखा जाए तो देहरादून लैटिट्यूड में कंपेयर टू ऊपर है लैटिट्यूड वाइज, लेकिन यहां ठंडा ज्यादा क्यों है, सॉरी गैरसैंण में ठंडा ज्यादा है क्योंकि पहाड़ वाला इलाका है, तो हाइट उसकी ज्यादा हो जाती है। हाइट ज्यादा होने के कारण ठंडापन ज्यादा है। ठीक है, ज्योग्राफी में पढ़ोगे जो टेम्परेचर अफेक्टेड जो होता है सिर्फ लैटिट्यूड से नहीं, एल्टीट्यूड से। लैटिट्यूड क्या होगा कि इक्वेटर से कितना अप हो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे, ये तो होगा अर्थ पर। और हाइट आपकी कितनी है वो एल्टीट्यूड बताता है, अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट है आपकी
वो एल्टीट्यूड बताता है। एल्टीट्यूड के बेसिस पर भी, ऊंचाई के बेसिस पर भी टेम्परेचर अफेक्टेड होता है। ऑब्वियस सी बात है, पहाड़ पर जाते हैं, हाइट ज़्यादा है, एक पल के लिए किसी भी, जैसे कि तमिलनाडु में, मानो तमिलनाडु में गर्मी होती है ज़्यादा, लेकिन तमिलनाडु में ही एक कोडे कनाल जगह है जो बिल्कुल ठंड होती है, मस्त ठंड होती है, वहाँ बर्फ नहीं गिरती लेकिन बहुत ठंड होती है कोडे कनाल में। तो कोडे कनाल में ठंड इसलिए है कि वो तो लैटिट्यूड वाइज देखा जाए तो नीचे है, मतलब इक्वेटर के कहीं ना कहीं हो गया क्या, 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री की लोकेशन होगा लैटिट्यूड में नॉर्थ, लेकिन वो हाइट उसकी इतनी ज्यादा है, पहाड़ पर है, मतलब कहने का मतलब कोडे कनाल, तो वहाँ ठंड बहुत ज्यादा है। तो कोडे कनाल मैं जा चुका हूँ, एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो ये बता दिया कि इसकी 2 कैपिटल है। किसी लोगों को कैपिटल पता नहीं होगा ध्यान में, इसलिए मैंने इस बात को और कुछ रखा है, मैंने कुछ पिक्चर रखा है, तो कुछ पर्पस है तो ही मैंने रखा है, तो कुछ ज्ञान देने वाली बातें थे तो मैंने रखा। तो ये जान लो कैपिटल के बारे में, बाकी ईयर ऑफ फॉर्मेशन वो बाद की बाद में। तो और कुछ बचा इसमें, बेंगलुरु को बेंगलुरु, ये वो धर्मशाला कैपिटल, ये असम, राजो सब। अब चलते हैं यूनियन टेरिटरी का। अब देखो यूनियन टेरिटरी का कैपिटल आपको पता रहना चाहिए। कितने लोगों को अगर पूछ दिया जाए कि लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है, अंडमान निकोबार का कैपिटल क्या है, तो वो पता नहीं होगा। तो दादर नगर हवेली का एंड दमन दीव एंड दादर नगर हवेली का कैपिटल क्या है, तो पता नहीं होगा। यहाँ मैंने कैपिटल नहीं रखा है, यहाँ मैंने क्या रखा है, डेट ऑफ फॉर्मेशन एंड किस एक्ट के द्वारा बना, ये मतलब नहीं है, आपको जानने की जरूरत नहीं है। डेट ऑफ फॉर्मेशन, वो तो फॉर्मेशन मैं दोबारा वापस पीछे आऊंगा ही आऊंगा। अब इसके कैपिटल को मैंने आगे पिक्चर रखा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं रखा होगा। तो बेसिकली अभी क्या कौन सा डेट में फॉर्मेशन हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर तो भाई पहले बन चुका था, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन यहाँ 2019 इस कंटेक्स्ट में रखा गया है कि यूनियन टेरिटरी कब बना। लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी एंड जम्मू एंड कश्मीर अलग 19 में। दिल्ली को 1956 में जब एक यूनियन टेरिटरी के रूप में जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ 1956 में, मैं बाद में बताऊंगा तो उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो खैर दादर नगर हवेली वाला बात, ये दमन दीव अंडमान निकोबार पहले से चला रहा है। चंडीगढ़ 1966 में चंडीगढ़ को, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ को बनाया गया था 1966, और पुडुचेरी को 1954 में फ्रेंच से लेकर एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर रहकर 61-62 के आसपास में इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था पौंडीचेरी को, लेकिन फॉर्म हो गया था 1954 में ही। ये फॉर्म हो गया मतलब इंडिया में इंक्लूड हो गया था ये पौंडीचेरी। अब देखो ये इमेज मैंने रखा है, तो इसका पर्पस क्या है, यहाँ दिल्ली रखा मैंने, इसमें कुछ तो बात है जो मैंने इसको रखा है। चलो पे वापस फिर से वेस्ट बंगाल में यहाँ देख रहे हो कुछ छोटे छोटे आइलैंड, तो ये क्या है और ये ऐसा क्यों बनता है, पढ़ा है कभी। तो और क्या मैं बताऊं, अंडमान निकोबार ये हो गया, पुडुचेरी मैंने दिखा दिया। आखिर इस मैप को रखने का पर्पस मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। देखो ये मैप में मैंने सिर्फ इसलिए रखा है कि थोड़ा किस चीज के लिए फेमस है, तो उस पर्पस से थोड़ा इसको रखा है। हो सकता है आपको विजुअलाइज उतना सही से ना हो, कुछ मेजर सिटी को रखते हुए क्या फेमस है उसके नज़र को रखते हुए मैंने रखा है इस मैप को। तो कहाँ जैसे कि ताजमहल फेमस है, या ये जब जयपुर में क्या फेमस है, हवा महल, थार डिजर्ट, गुजरात में आपका क्या है, कौन सा नेशनल पार्क है। फिर तो खैर इससे अभी आपको कोई मतलब नहीं है, जब मैं बाद में कोई क्वेश्चन कराऊंगा तो इस पे आऊंगा। अब देखते हैं क्वेश्चन करते हैं। देखें इफ यू ट्रेवल फ्रॉम कोहिमा किसका कैपिटल है, नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा, मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल, मेघालय का कैपिटल है शिलोंग, अरुणाचल का कैपिटल है ईटानगर, सिक्किम का कैपिटल है गैंगटोक,
मिजोरम का कैपिटल है आइजॉल, और असम का कैपिटल है दिसपुर। और क्या हुआ, और कोई बचा? नहीं बचा। मेघालय, शिलोंग, अरुणाचल, असम सब बता दिया। तो कोहिमा टू कोट्टायाम, कोट्टायाम, कोट्टायाम कहाँ है? केरला में है कोट्टायाम। कोट्टाकाल, कोट्टायाम, त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम, कोचीन केरला में है। पालकाट, पालघाट बोलते हैं, केरला में है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स विद इन इंडिया थ्रू विच यू कैन ट्रेवल इंक्लूडिंग द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन? कहने का मतलब है कि नागालैंड से, कोहिमा से अगर आप केरला जाते हो तो कम से कम कितना स्टेट आपको क्रॉस करके जाना होगा? शॉर्टेस्ट कोई भी पाथ लो, लॉन्गेस्ट लो या शॉर्टेस्ट, कम से कम मिनिमम कम से कम इतना स्टेट क्रॉस करना ही होगा। ठीक है, मिनिमम कितना स्टेट क्रॉस करना ही होगा। क्या ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है? अब बताओ, या टफ क्वेश्चन है? मणिपुर का लोकेशन कहाँ है? नागालैंड का लोकेशन कहाँ है? नागालैंड से क्रॉस करेंगे तो कौन कौन सा स्टेट बीच में आएगा? शॉर्टेस्ट रूट लेंगे तो कौन कौन सा आएगा? बताओ कितने स्टेट को क्रॉस करना पड़ेगा? इंक्लूडिंग द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, मतलब ओरिजिन मतलब नागालैंड को तो खुद लोगे और डेस्टिनेशन केरला को भी तुम इंक्लूड करोगे, तो कितने स्टेट को मिनिमम क्रॉस करना है? समझ गए? तो अब इसके लिए क्या है, अब हम चलते हैं कहाँ? मैप पर। अब ये मैप रखने का मेरा पर्पस था ये। अब देखो, नागालैंड है यहां, क्लियर? नागालैंड, ये कोहिमा कहीं भी हो, अभी नहीं जा, इतना जानने की जरूरत नहीं। और केरला है हमारा ये, यहां से यहां, मतलब यहां से आना है यहां, कितना स्टेट मिनिमम? अगर यहां से आना है तो एक तो ये, दूसरा आसाम, तीसरा वेस्ट बंगाल। अगर यहां अगर ऐसे ऐसे मारना शुरू करेगा तो ज्यादा स्टेट को कुछ भी हो सकता है। शॉर्टेस्ट अगर लिया, कम स्टेट, कोशिश करें कम से कम, मिनिमम स्टेट बोला है ना, कम से कम स्टेट को क्रॉस करें। कम स्टेट करने के लिए तुम यहां से क्या करेंगे? यहां से क्या करेगा आदमी? वेस्ट बंगाल में रह जाओ, नीचे तक आ जाओ। ठीक, तो एक दूसरा आसाम, तीसरा ये पूरा देखो वेस्ट बंगाल में ही है। सिग्निफिकेंस क्या है ये पता रहना चाहिए कि पूरा वेस्ट बंगाल ही है। वेस्ट बंगाल नीचे से नीचे यहां आ गया उड़ीसा, पूरा उड़ीसा क्रॉस किया। चौथा क्रॉस किया क्या? ये आंध्रा, यहां चौथा, यहां तक आ गए आंध्रा। अब देखो यहां से केरला आने के लिए ये तो क्रॉस करना ही है, पांचवा, और फिर केरला, ये आ गया 6 मिनिमम। एक, अब यहां से इधर से भी आओगे या इधर से भी आओगे तो तमिलनाडु को तो क्रॉस करना ही करना है मिनिमम। तो एक तो एक ये, दूसरा 2, एक आंध्रा, अपना पूरा आंध्रा 3, उड़ीसा 4, वेस्ट बंगाल 5, और ये हो गया आसाम 6, एक नागालैंड खुद का 7, मतलब बीच में 5 स्टेट आ गए मिनिमम। अब लॉन्गेस्ट उंगेस्ट अगर कुछ लोगे तो लॉन्गेस्ट क्या लेना? ज्यादा से ज्यादा कितना स्टेट ज्यादा क्रॉस कर लो ना भाई। नागालैंड हो गया, असम हो गया, मेघालय में भी घुस जाओ, इधर भी घुस जाओ, यहां से बिहार क्रॉस कर लो, झारखंड क्रॉस कर लो, झारखंड से यहां से छत्तीसगढ़ क्रॉस कर लो, महाराष्ट्र क्रॉस कर लो, तेलंगाना क्रॉस कर लो, तेलंगाना से आंध्रा क्रॉस कर लो, आंध्रा से ये कर्नाटक क्रॉस कर लो, ये केरला क्रॉस कर लो। केरला क्या, तमिलनाडु भी क्रॉस कर लो, केरला भी क्रॉस कर लो, ये तो अलग बात है। मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम इतना स्टेट। मैक्सिमम तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, मैक्सिमम तो क्या इधर से भी घूम के तुम इधर आ जाओ, कोई मतलब थोड़े रहा। मिनिमम कहकर सिग्निफाई किया गया। ये मैप पता अगर ना हो, क्या आंसर कर पाएगा स्टूडेंट? नहीं कर पाएगा। तो दिखने में आसान क्वेश्चन भले, लेकिन क्या ये आसान है? तो बात सिर्फ मणिपुर और नागालैंड और ये नहीं है, दूसरे स्टेट का भी पूछा जा सकता है ना, किसी और का स्टेट का। जो तो ये सिग्निफिकेंस क्या हो जाता है कि ये देखो कहां तक ये लोकेशन है, कहां तक ये है, वेस्ट बंगाल में बीच में है। जो ऐसा नहीं है कि सिक्किम भी क्रॉस करेगा, कितने लोगों को पता नहीं, सोचेगा कि पूरा जो है सिक्किम ही होता है, ये पूरा आसाम होता है, ऐसा सोच सकते हैं अगर इस पर फोकस नहीं किया हो। शुरू में मैं इतना क्यों बक रहा था बक रहा था क्यों? क्योंकि ये दिखाने के कारण, दिखाना था मुझे, इसलिए मैं हर छोटी छोटी बात को ज्यादा मैं फोर्स कर रहा था। इस बात को कहीं आप करो, इस पर मैं एम्फेसिस दे रहा था, जोर दे रहा था।
तो अब क्लियर है? तो इसका क्या मतलब हुआ? अब देखो, अब है ये जो इंडियन टेरिटरी जो जिसका कैपिटल मैंने नहीं बताया था, तो अंडमान का कैपिटल कौन सा है? अंडमान का पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ एक खुद इंडियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ खुद किसका कैपिटल है? पंजाब एंड हरियाणा दोनों का कैपिटल है। दादर नगर हवेली एंड दमन दीव का दमन, पहले क्या था? दादर नगर हवेली का दमन था एंड दमन एंड दीव का सिलवासा था कैपिटल, लेकिन दोनों मर्ज हो गया तो अब एक ही कैपिटल रहा है दमन। दिल्ली को बोलते हैं न्यू दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में भी देखें न्यू दिल्ली, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, ऐसे है, एरिया बांटा हुआ है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवीजन किया गया या कंस्टिट्यूएंसी वाइज कहो, ऐसे डिवीजन किया गया, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली। जम्मू एंड कश्मीर का तो पता ही है क्या है। अब देखो जम्मू एंड कश्मीर में भी यहाँ नहीं पता, सॉरी उत्तराखंड को जो मैंने बताया ना, उत्तराखंड में 2 कैपिटल, लेकिन नैनीताल को बोला जाता है उसका जुडिशियल कैपिटल बोला जाता है, क्योंकि उसका जो कोर्ट है ना, हाई कोर्ट वो नैनीताल में लोकेटेड है, तो उसका जुडिशियल कैपिटल कहा जाता है नैनीताल को। मैं उसमें नहीं बताया, मैं अभी बता देता हूँ, नैनीताल करेक्ट। जम्मू कश्मीर का देखो कैपिटल कौन सा है? श्रीनगर भी है, जम्मू भी। वैसे ही श्रीनगर को बोला गया समर कैपिटल, जम्मू को बोला गया विंटर, क्योंकि श्रीनगर विंटर में काफी ठंडा हो जाएगा। तो भाई नेता तो अपने सहूलियत के हिसाब से भाई करेंगे थोड़ा कुछ ना कुछ, तो 2 कैपिटल ऐसे बांट दिया गया, श्रीनगर एंड जम्मू। तो ये थोड़ा ध्यान देने की बात है, कितने लोगों को सिर्फ श्रीनगर पहले से अगर बचपन से जो पढ़ा हुआ है वो ध्यान में रहेगा कि एक ही बात आएगी श्रीनगर, तो एक जम्मू है एक श्रीनगर। और उत्तराखंड के बारे में बता दिया, और किसका बताया? एक उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के बारे में बताया, जम्मू कश्मीर का। लक्षद्वीप का देखे कवारती होगा, एंड पुडुचेरी का पुडुचेरी, एंड लद्दाख का ये आपका हो गया लेह। तो ये लक्षद्वीप का है जो कावरती ऐसे बोला जाता है। तो ये चीजें कितने लोगों को पता भी नहीं होगा, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। अब देखो अब मैंने ये मैप रखा, तो ये मैप क्यों रखा है भाई? मैप कुछ बताने के लिए तो रखा है मैंने, तो क्या मैं बताना चाहता हूं ये देख ले आप। ये एरिया को मैंने लास्ट में मैप जाकर दिखाया ना, ये है जम्मू लद्दाख, ये जम्मू एंड कश्मीर, ये एरिया। अब देखो मैंने मेंशन किया आसपास, थोड़ा बड़ा कर देता हूं और बड़ा कर दूं। अब इसको थोड़ा इधर ले आया जाए, और बड़ा नहीं, ज्यादा बड़ा करूंगा ये फिर हैंग हो जाता है, फिर ये तो वो हैंग ना हो इसलिए आप देखें ऊपर वाला को जो नाम जो बोला जाता है कुछ नॉट नाम है, पता है? तीनों जहां मर्ज होता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, पाल्मर नॉट। ज्योग्राफी में आप जब पढ़ोगे कौन सा स्टार्टिंग का चैप्टर जो इसमें आप माउंटेन रिवर इसमें जब डिस्कशन होगा उसमें पढ़ोगे, तो इसके बारे में आपको चर्चा होगी। खैर वो तो बता दिया आपका मैंने। याद रखे ये ABCD बांटा गया है, A B एंड इसको C कहा गया है, देखें। और यहाँ ये टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय पाकिस्तान एडमिनिस्टर करता है, ये भी इधर का भी एरिया है। क्लेम इंडिया क्लेम करती गई मेरा है, लेकिन एडमिनिस्टर पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान के कब्जे में है। बी जो है अपना इंडिया का है, एडमिनिस्टर बाय इंडिया। अब इंडिया एडमिनिस्टर भले कर रही है, पाकिस्तान इसको क्या बोलता है कि ये एरिया हमारा है, पाकिस्तान इसको अपना दिखाता है। सी जो एरिया है एडमिनिस्ट्रेड बाय चाइना एंड क्लेम्ड बाय, चाइना एडमिनिस्टर करता है और क्लेम्ड इंडिया के द्वारा। तो ये पोर्शन जो है पाकिस्तान ने चाइना को दिया था, कुछ पोर्शन, इसमें से भी कुछ पोर्शन जो है मैं बताऊंगा कि कुछ पोर्शन पाकिस्तान ने चाइना को दिया था, सीड सौंपा था, यहां वाली पोर्शन। उसमें इंडिया कहता था कि ये तो मेरा पोर्शन है, तो अब एडमिनिस्टर तो कर रहा है पाकिस्तान, तो उसको दिया। चाइना इंडिया कुछ भी बोलते रहे कि ये तो मेरा है मेरा है मेरा है, तो कब्जा कहाँ है? पेपर पर ही तो है ना कि आप बोल रहे हो, क्लेम करो मेरा है मेरा है। ऐसे अरुणाचल क्लेम कौन? चाइना कहता है कि अरुणाचल मेरा हिस्सा है, वो अपना मैप ड्रॉ करता है और अपने मैप में अरुणाचल को दिखाता है, लेकिन अरुणाचल को एडमिनिस्टर, अरुणाचल को किस पर
अरुणाचल कह सकते हो किसके अंदर है, इंडिया के अंदर है, लेकिन वो क्लेम आज तक करता है कि वो मेरा है। ऐसे भी उत्तराखंड में नेपाल के साथ हमारा कुछ विवाद रहता है कि कुछ एरिया ऐसा है, आप न्यूज में पढ़ोगे या देखोगे कि वो नेपाल का हमेशा कहना होता है कि ये एरिया मेरा है, लेकिन इंडिया उस पर एडमिनिस्टर कर रही है, लेकिन नेपाल क्लेम करता है कि दिस इज माई टेरिटरी। तो ये दिखाने के लिए, ये पर्पस था मेरा दिखाना। दिल्ली का लोकेशन, ये चंडीगढ़ का लोकेशन है, और ये यूपी कैसे हिमाचल के साथ, ये हुआ आपका उत्तराखंड। तो पुडुचेरी का 4 पार्ट जो मैंने बता दिया। और हाँ, एक चीज और, यहां देखिए, एक मैं नाम मेंशन है तो मैं बता दूं, 10 डिग्री चैनल, यहाँ 10 डिग्री चैनल है, यहाँ आएगा 8 डिग्री चैनल, कहीं होगा 8 डिग्री चैनल। तो आपको ऐसे पढ़ना है, 6 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे तो एक किससे कंसर्न में है, और एक ये चैनल कौन कौन से अंडमान को, निकोबार को, किसको किसको सेपरेट करती है, तो ये चैनल आपको वहां पढ़ना है। तो यहाँ मैंने यह दिखाया है तो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ 10 डिग्री चैनल, यहाँ 10 डिग्री चैनल, वहाँ 8 डिग्री चैनल ऐसे है। चैनल मतलब दो ग्रुप ऑफ आइलैंड को जो सेपरेट करने वाली जो वाटर की जो एरिया है उसको चैनल कहा गया है। तो ये खैर ज्योग्राफी में तो पढ़ना है ही आपको। और पास में देखो, इसके पास में इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया का अगर लॉन्गिट्यूड देखा जाए, ये लॉन्गिट्यूड, तो हमारा अरुणाचल से कहीं ना कहीं मर्ज करता है। अरुणाचल इसके लॉन्गिट्यूड से मोर ईस्ट है। देखो अरुणाचल का यहां तक जाता है, यहां से खींचा जाए तो इंडोनेशिया को ऐसे ही काट दिया हाफ हाफ। तो ये चीज कितने लोगों ने ध्यान दिया नहीं होगा, फोकस नहीं किया होगा। तो पूछने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं, पूछ देंगे। तो नहीं जानते हो तो टफ चीज है, अगर जानते हो तो इजी है। तो खैर ये रहा ए जी। अब देखते हैं क्या है। अब मैंने ये पिक्चर क्यों रखा है, ये थोड़ा ब्लर आ रहा है क्या? ब्लर नहीं है, ये देखो, ये दमन के लिए रखा है, ये दीव के लिए रखा है, और ये रखा है ये दादर एंड नगर हवेली के लिए। थोड़ा जूम करके रख दिया, थोड़ा बड़ा करके, कि ये पता रहे कि दमन कहाँ है। ये क्यों चिपक रहा है मेरे पीछे? हाँ जी, तो कान में बार बार सड़ जा रहा है। हाँ, तो लोकेशन के पर्सपेक्टिव से मैंने रखा है कि ये गुजरात वाले एरिया में ही आता है। और ये जो आपका गुजरात का नीचे वाला जो ये किसका एरिया है? महाराष्ट्र वाला एरिया। गोवा जो है, गोवा कर्नाटका और महाराष्ट्र दोनों के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। तो देख लोगे दीव दमन पूरा गुजरात में, दीव भी पूरा गुजरात में, दादर नगर हवेली समहाउ कुछ महाराष्ट्र हल्का बॉर्डर शेयर है, कुछ आपका गुजरात के साथ। तो ये चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब है provision of the constitution pertaining to the states are applicable to all states। तो संविधान का जो भी प्रोविजन है, प्रस्ताव है, जो भी कह सकते हो आप, वो पूरे स्टेट के लिए एप्लीकेबल है उसी सेम तरीके से, ठीक है। और लेकिन 2019 से पहले तक, 2019 से पहले तक क्या जानते हैं, जम्मू एंड कश्मीर को क्या स्पेशल एक स्टेटस दिया हुआ था। जम्मू एंड कश्मीर को 370 के जरिए, आर्टिकल 370 के जरिए एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया हुआ था। ये एक एक्ट बना, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा दिया हुआ था खत्म हुआ। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी एक्ट हुए, अब जम्मू एंड कश्मीर पर भी एप्लीकेबल है, ये दिया हुआ है। इतना मैंने ये मेंशन किया है। अब देखें, जो मैंने बताया था कुछ स्पेशल प्रोविजन, कुछ स्टेट के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। तो इस स्पेशल प्रोविजन में देखें, खत्म होने के बाद मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में कोई प्रमोट एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा बताना पड़ता है। ये हमारे चैनल जो आप YouTube पर जो देख रहे हो उसका तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल के देख रहे हो। तो ये YouTube पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहां भी लोगो होगी
हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे, जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे, या इंस्टाग्राम, वेरीवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है, @Dr.Vikas IAS। ठीक, एंड नेक्स्ट चलते हैं। और जैसे सब लोग बोलते हैं, या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी, कोई दबाव ऐसा नहीं है। ठीक है, खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है, ये पता नहीं थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं, मैं स्लाइड में करता हूं तो ये आगे पीछे हो जाता, मैंने पहले ही बताया है। तो एक साथ नहीं होगी, Dr.Vikas_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी है सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहां ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। तो ये चला जाए, ये एक बार कोड भी इंस्टाग्राम में शायद जनरेट होता है, इसलिए ऐसे है। तो बार कोड को स्कैन करके भी चाहे तो वहां पहुंच सकते हैं। तो ये वीडियो हर जगह अवेलेबल होगी, कुछ कुछ शॉर्ट जो बोलते हैं छोटे छोटे वीडियो भी डालना, तो वो सब डाला हुआ मिलेगा आपको। तो अगर स्कैन हो जाती है तो वीडियो से तो गुड। इसको थोड़ा मैं और जूम कर दूं, ये रहा इंस्टाग्राम का। अब देखेंगे ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है, ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी, ऐसे इस तरीके से दिखेगा। और जो आईडी जो होता है @Dr.Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, और चलते हैं लास्ट। थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, पता नहीं। ये है बारकोड। मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूं, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूं ना, वो ऐसा नहीं है कि वो और फैन रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है। ठीक है, तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूं। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूं, मैं उन बच्चों का माँ भी हूं, दोनों हूं। तो सोचो मुझे उससे कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं एनजीओ, मैं क्लियर कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूं, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही होगी, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे। तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूं, मैं जिनसे भी मांग रहा हूं, जो फी मांग रहा हूं, जो गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूं, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज ए बाप की तरह, एज ए बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए, और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं, पैसे कलेक्ट कर रहा हूं। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाएगा, स्कैन हो जाएगी। वीडियो से नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने वैसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश। ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। तो मैं बोल दूं यूपीआई आईडी क्या है, विकास VIKASH JIP जिपमर JIPMER जिपमर @OK एक्सिस। ऐसे मैंने ऐसे बनाया नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे आ जाता है।
एंड अकाउंट नंबर जो मेंशन है 9200100216200810, मुझे भी कोई अपना अकाउंट नंबर याद नहीं था, मैं बता दूं। एंड IFSC कोड वो भी मुझे याद नहीं है, वो भी है UTIB 003494, सॉरी 000 है, UTIB 003494, ये IFSC कोड है। तो पर्पस बता दिया, आपकी 20 बता दिया, जो भी हो, बाकी ये यहां तक ये, और फिर आगे धीरे धीरे ऐसे नेक्स्ट चैप्टर पर मैं चलता रहूंगा। तो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, बताया है। एक बात और, पॉलिटी में आपको ज्यादा कनेक्शन मिलेगा, एक चैप्टर से का लिंक बहुत से, पर जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें रिलेटिवली थोड़ा कम लिंकिंग रहेगा, पर जहां लिंक रहेगा मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर चला आगे बढ़ूंगा। पर पॉलिटी में बहुत ज्यादा लिंक है, तो एक चैप्टर के साथ बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर कवर हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो डरना नहीं है, धीरे धीरे सब चीज हो जाता है, शांति से ध्यान से पढ़ना है। और मैंने ऐसे पढ़ाया है कि यहां तक कि बच्चा तक मैंने ऐसे पढ़ाया कि अगर 10th क्लास का बच्चा हो, अगर वो टाइम दे, ध्यान से देखे, आराम से फोकस करे, तो वो आसानी से समझ सकता है। ठीक है, तो आपको इसमें आपको सिर्फ इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है, साथ में आपको इसके लिए क्या है, पेशेंस की जरूरत है कि आप ध्यान से सुनो, बैठो, पढ़ो, तो ही आप समझ सकते हो। ठीक है, तो मैंने हर पहलू को जो मैंने बताया है कि हर एस्पेक्ट को मैंने कवर की है। तो यहां तक इतना, बाकी बहुत सारी डिटेल बाकी जब बीच में तो आते ही रहता है, तो आगे मैं बताते रहूंगा, या अभी जो बताते रहूंगा ऑलरेडी कवर हो चुका है, मैं बता चुका हूं पहले भी। ऑफलाइन ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दी है, पर ऑनलाइन जो कंटेंट है वो अब आपको अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन के फॉर्म में। क्लियर है? तो अभी तो पॉलिटी वाली मिलेगी आपको, बाद में उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलेगी आपको ऑनलाइन फॉर्म में।